नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम उत्प्रेरक पढ़ रहे थे और उत्प्रेरक की जो क्रिया है वो हमने अवस्था के आधार पर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया, मुख्य रूप से चार भागों में है, लेकिन हम अंतर के रूप में इसका वर्णन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम दो देखेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण। चलिए बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण के बारे में। देखिए, क्रिया के आधार पर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना। वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकता है। वही चीज यहाँ पर आ रही है। धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया में क्या होगा, उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहां हम लिखेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। चलिए, धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे कहा जाता है धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया। आइए बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो उदाहरण है हमारे पास में, जैसा कि हमने पढ़ा है, ये उदाहरण KClO3 पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड जो है वो ताप द्वारा अपघटित होता है। किस में अपघटित होता है, KCl प्लस O2 में अपघटित होता है। अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो 2 को 3, 3 को 2 नहीं बनाया जा सकता। 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और इसको 3 से गुणा कर दीजिए 6, लेकिन यहाँ 2 KCl है, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। अभिक्रिया बैलेंस हो गई। यहाँ पर देखिए KClO3 पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड ये अपघटित हो रहा है, KCl और O2 में अपघटित हो रहा है, लेकिन ये अभिक्रिया धीरे हो रही थी। यदि इस अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में यदि मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 मिला दिया जाए तो यह अभिक्रिया तीव्र वेग से होनी प्रारंभ हो जाती है। तो यहां पर जो MnO2 है वो किसके रूप में काम करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। तो यहां देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है और बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 3 है, यहाँ 2 है, 2 और 2 टोटल 4 है, तो ये हो गए 2 और 2 4, 6 ऑक्सीजन। तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 6 ऑक्सीजन, सल्फर 2 बैलेंस हो गई। अब ये अभिक्रिया जो हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो ये अभिक्रिया तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। आइए बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, उत्प्रेरक जो है वो क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। देखिए, बाकी लाइनें एज इट इज लिखनी है आपको। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, घटा देता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। आइए बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। उदाहरण है हमारे पास में H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो है वो अपघटित हो रहा है H2O प्लस O2 में। H2O और O2 में अपघटित हो रहा है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, तो क्या करें, यहाँ से 2 गुणा कर दो, 4 हो जाएंगे, और यहाँ इसको 2 से गुणा कर दो, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब इस अभिक्रिया में अभिक्रिया जो हो रही है वो जल और ऑक्सीजन में टूट रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम चाहते हैं कि ये नहीं टूटे, हम चाहते हैं ये अभिक्रिया
मंद हो जाए, धीरे हो जाए, कम हो जाए, तो इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में डालते हैं ग्लिसरॉल। इसमें हमने उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। तो कैसा उदाहरण हुआ ये? ऋणात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। या हम लिख सकते हैं कि यहाँ ग्लिसरॉल H2O2 के अपघटन की दर को कम कर देता है। लिख सकते हैं यहाँ पर चाहे तो, यहाँ ग्लिसरॉल H2O2 के अपघटन को कम कर देता है। चलिए, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ ग्लिसरॉल जो है वो H2O2 के अपघटन की दर को कम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लौटते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। और अगली अभिक्रिया हम ले रहे हैं वो क्रिया के आधार पर, और वो अभिक्रिया है आगे स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया। देखिए क्या होती है स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया। स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया। स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया में क्या होता है भाई? उत्प्रेरक जो है वो खुद ही उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, यानी उत्पाद जो है वो स्वतः खुद ही उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद, प्रोडक्ट जो बनता है वो खुद उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करने लग जाता है, तो उसे स्वतः उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं एक लाइन में कह सकता हूं यहां पर, उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो उत्पाद बनेगा वो स्वयं उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, यानी उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और वो उत्पाद अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो देखिए हमारे पास में एक उदाहरण है इसका। यदि मैं बात करूं एथिल एसीटेट की, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट है ये। इसकी अभिक्रिया जल से करवाएं, H2O से करवाएं, तो प्रोडक्ट बन रहा है CH3COOH एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल। इस अभिक्रिया में हम क्या देख पा रहे हैं? इस अभिक्रिया में जो यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनता है, ये जो एसिटिक अम्ल बना है, ये एसिटिक अम्ल इस अभिक्रिया में जब अल्प मात्रा में बन जाता है तो ये खुद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और अभिक्रिया जो है वो तीव्र गति से प्रारंभ हो जाती है। किसके कारण? CH3COH के कारण। तो ये यहाँ पर किसके रूप में काम करेगा? स्वतः उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। क्लियर है? नाम बता देता हूं इसका, एथिल एसीटेट है ये, एसिटिक अम्ल है ये, और मेथेनॉल है जो कि मदिरा में मुख्य रूप से घटक के रूप में पाया जाता है। आइए लौटते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। अगली अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक अभिक्रिया। देखिए जैव उत्प्रेरक अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया मुख्य रूप से जीवों में होती है ना, और जीवों में जो अभिक्रिया होती है उसमें पाए जाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उन उत्प्रेरकों को कहा जाता है जैव उत्प्रेरक। तो जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं, जीवों में होने वाली रिएक्शन के उत्प्रेरक। कौन से उत्प्रेरक? जो जीवों में होने वाली रिएक्शन के अंदर जो उत्प्रेरक होंगे वो जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाएंगे। एक उदाहरण की बात करें तो यहां देखिए NH2CONH2 ये यूरिया है। यूरिया की अभिक्रिया जब जल से होती है तो बनता है प्रोडक्ट के रूप में NH3 प्लस CO2। बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन।
अब ये जीवों में होने वाली अभिक्रिया है और इसका नाम बता देता हूं आपको, ये यूरिया है। यूरिया से अमोनिया बन रहा है। तो हमारे मूत्र का निर्माण जो है इसी अभिक्रिया द्वारा होता है, यानी ये जीवों में पाई जाती है। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में जो काम करता है वो पदार्थ होता है यूरिएज। यूरिएज। तो ये कैसा उदाहरण हुआ? ये जैव उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा। आइए बात करते हैं एक और उदाहरण के बारे में, जो कि हम बिल्कुल बेसिक है और हम जानते भी हैं। देखिए माल्टोज जो होता है, माल्टोज भोजन में, माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हम जानते हैं इसके लिए जिम्मेदार होता है माल्टेज। तो यहां माल्टेज किसके रूप में कार्य करता है? माल्टेज जो है वो धनात्मक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऐसी अभिक्रिया और भी लिख सकते हैं हम, जैसे प्रोटीन पेप्टाइड में बदलता है, तो वो किसके कारण बदलता है? वो पेप्सिन एंजाइम के कारण बदलता है। तो मुख्य रूप से इसमें एंजाइम काम नहीं करते। ठीक है, आज हमने धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।